पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, यानी कि अब उत्तराखंड में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव का मामला होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन भले ही वापस ले लिया है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अब हाईकोर्ट सभी मामलों में एक साथ सुनवाई करेगा। एकल पीठ ने भी पंचायत चुनाव से संबंधित मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए भेज दिया है। हालांकि सरकार ने मंगलवार चीफ जस्टिस कोर्ट में केस तत्काल सुनवाई की मांग की थी और सरकार ने कहा था कि उनका गजट नोटिफिकेशन आ गया है जिस पर सुनवाई की जाए। सरकार ने कोर्ट से पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने की भी मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया और अब आज एक सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होनी है। हालांकि अब निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, आज भी सुनवाई होनी है, लेकिन अभी तक की जो सुनवाई हुई है, जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं या फिर सरकार का रुख रहा है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि क्या पंचायत चुनाव एक लंबे वक्त के लिए टल सकते हैं? वाकई अमनदीप, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कल राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी अधिसूचना वापस ली है, तो कहीं सरकार को भी ये लग रहा है कि जो उनका गजट नोटिफिकेशन था वो नहीं हुआ था टाइम से, और कोर्ट ने इसी वजह से राहत भी नहीं दी। हालांकि राज्य सरकार कल उत्तराखंड हाईकोर्ट में गजट नोटिफिकेशन लेके आई थी और कहा था कि जो जिस बात को लेके राज्य सरकार के चुनावों पर रोक हाईकोर्ट ने लगाई है वो गजट नोटिफिकेशन छप चुका है और लिहाजा हमें जो चुनाव पर रोक लगाई गई है उसको हटा दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने इन सारे तर्कों को नहीं माना और जो आज का दिन है वो सुनवाई के लिए तय किया है और तमाम जो जितनी भी याचिकाएं हैं वो उन सारे मामलों पर सुनवाई होगी। लेकिन अमनदीप, गौर करने वाली बात आज एक और है, क्योंकि अभी तक सिर्फ नैनीताल हाईकोर्ट ने 9 जून के उस नियमावली वाले नोटिफिकेशन पर सुनवाई की है जिसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। हालांकि कोर्ट ने उस सारे मामले पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा 11 जून का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसके जरिए चुनाव राज्य में कराए जा रहे हैं, उस ऑर्डर पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हो सकता है कि आज आरक्षण के मुद्दे हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्डर हो, उन सारे मुद्दों पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा क्योंकि जिस तरह से याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि जो आरक्षण का क्रम है वो गलत दिया गया है, सीटों का आवंटन गलत किया गया है, जो पिछला आरक्षण था उसको दरकिनार कर दिया गया है, जबकि इसके लिए 2021 का उत्तराखंड हाईकोर्ट का खुद का एक ऑर्डर था। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब मामले सुनवाई पे आएंगे, सरकार इस डिफेंस को लेकर चल रही है कि जो अधिसूचना थी वो जारी हो चुकी है, जो चुनाव है उस पर रोक हटा दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं आज सरकार को भी अपनी बातें रखनी है कोर्ट में, याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अपना तर्क रखना है। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, तमाम जो एक्ट में प्रावधान है, उन सारी चीजों को कोर्ट में रखा जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि शाम तक कोई निर्णय उत्तराखंड हाईकोर्ट दे देगा। अमनदीप, ठीक, तो आज शाम तक का इंतजार करना होगा। शाम तक तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट में पर्यटन, आपदा और साथ ही सिंचाई से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। तो पर्यटन, आपदा से जुड़े हुए प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। सिंचाई विभाग से जुड़ा भी प्रस्ताव इस बैठक में शामिल किया जा सकता है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट में पर्यटन, आपदा और साथ ही सिंचाई से जुड़े हुए प्रस्ताव आ सकते हैं।
और वाराणसी में मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए थे। बैठक में सीएम धामी ने बॉर्डर इलाकों में सड़क संचार और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीआरओ के जरिए ज्यादा सहयोग देने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने केंद्र की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांव में सुविधाओं के विकास, भारत नेट और साथ ही सैटेलाइट संचार सेवाओं के विस्तार की भी बात कही। साथ ही सीएम धामी ने मांग की है कि मानसून में उत्तराखंड में होने वाले नुकसान के तहत केंद्र से अतिरिक्त सहयोग दिया जाए। वहीं सीएम धामी ने नंदा राजजात 2026 और कुंभ मेला 2027 और के सफल आयोजन के लिए भी केंद्र से मदद का अनुरोध किया है। और चमोली में मुसीबत वाली बारिश जारी है। तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है। गोविंद घाट के पास में पिनोला में पहाड़ी से भारी पत्थर बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो गई है और यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है। और बागेश्वर के पिंडारी में रोड पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गया है। करीब 10 मीटर क्षेत्र में पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया और जिससे सड़क पर कई टन मलबा और भारी बोल्डर जमा हो गए। इस दौरान मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग और साथ ही आपदा प्रबंधन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत और कई घंटों की मेहनत के बाद में मार्ग को आंशिक रूप से खोल दिया गया। फिलहाल रास्ते को पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू किए जाने का काम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मकपाल क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे ब्रह्मकपाल क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। वहीं नादर कुंड के आसपास का इलाका भी खाली कर दिया गया है। तब तो कुंड से आगे किसी भी यात्री को नहीं जाने दिया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात किया गया है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वह नदी के किनारों से दूर ही रहें। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से आज और कल तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिससे कि आज के लिए येलो अलर्ट है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में ये बारिश होगी। लेकिन देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और साथ ही रुद्रप्रयाग में बारिश का असर सबसे ज्यादा होगा और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पहाड़ी जिलों में ज्यादा बारिश हो सकती है। लिहाजा प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मैं बात करूं तो इसमें पूरे प्रदेश में यानी ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेंज भी देखने को मिलेगी। तो अगर इनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है आप देखेंगे देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या इसी तरह जो है बागेश्वर, इनमें संभावना है कि हैवी से वेरी हैवी रेन मिले। जो है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी आपको सभी में हैवी रहने का दुखा वो देखने को मिलेगी और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैं बोला कि ज़्यादातर जगहों में वो रहने वाला है। और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने मंगलवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और गढ़वाल लोकसभा के महत्वपूर्ण लोक विरासत के केंद्रों और पुरातात्विक महत्व के बारे में संरक्षण को लेकर भी बातचीत की गई। अनिल बलूनी ने बताया कि कर्णाश्रम कोटद्वार को विश्व पटल पर उभारने के लिए केंद्रीय मंत्री से अनुरोध है, जिस पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि मलेथा स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के ऐतिहासिक गूल यानी कि नहर के संरक्षण और रखरखाव के लिए भी केंद्रीय मंत्री से बात हुई है और इसे पुरातत्व महत्व का स्थान घोषित करने की मांग की गई। चमोली के गोपीनाथ मंदिर के आसपास लोगों को भवन बनाने के और साथ ही विस्तार के लिए छूट देने की मांग की गई है। बलूनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सभी पर सकारात्मक रुख दिखाया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़वाल लोकसभा के अंदर हमारा कर्णाश्रम है, जहाँ कहा जाता है राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया।
उसको विकास के लेकर और उसको पूरे विश्व पटल पे लाने को लेकर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो उनसे मैंने मांग की कि इसको तुरंत अविलंब इस पे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी आने वाले 10-15 दिन के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत उच्च स्तरीय टीम जाके उस पूरी जगह का मुआयना करेगी। वहाँ के लिए आगे कैसे उसको तैयार करना है उस जगह को, उसके लिए बातचीत करेंगे। गोपेश्वर में बहुत पुराना गोपीनाथ जी का मंदिर है और वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो मैंने उनसे यह भी कहा कि वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा रियायतें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा इस पर भी वो विचार करेंगे। पहाड़ों में टीचर और स्टूडेंट्स की कमी के चलते कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। अब ऐसे में अब क्लस्टर स्कूलों के जरिए स्टूडेंट्स को सभी सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इन पूरी कवायद में कई ऐसे स्कूल भी बंद हो रहे हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहीं छात्रों की कमी तो कहीं शिक्षकों का टोटा। पहाड़ के एजुकेशन सिस्टम को इन कमियों से आए दिन जूझना पड़ता है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग क्लस्टर स्कूल के जरिए आदर्श स्कूल बनाने का प्लान बना रहा है। क्लस्टर स्कूलों में स्टूडेंट्स को सभी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। इन स्कूलों में जहां जरूरी टीचर मौजूद होंगे वहीं स्टूडेंट्स की भी कमी नहीं होगी। असल में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 15 किलोमीटर के दायरे के सभी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को एक क्लस्टर में लाने का नया प्लान बनाया है। जहां पर छात्र संख्या कम है, टीचिंग स्टाफ कम है, उन विद्यालयों को उस क्लस्टर विद्यालय लेने में एक अच्छा वहाँ पे स्टाफ भी फुलफिल रहेगा और बच्चों को आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध होगी और इस हिसाब से जो है उनके पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा रहेगा। ये इसकी क्लस्टर स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, फील्ड, टॉयलेट और स्कूल वैन जैसी सुविधाओं को हर हाल में मुहैया कराया जाएगा। अकेले पिथौरागढ़ में 135 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज को 56 क्लस्टर स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन इस कदम का विरोध भी हो रहा है। क्लस्टर स्कूल में ऐसे स्कूलों का भी वजूद खत्म हो जा रहा है जो आजादी से पहले ही वजूद में आ गए थे। ऐसा ही एक स्कूल है जीआईसी पिथौरागढ़। जीआईसी पिथौरागढ़ 1930 में बना स्कूल है, लेकिन अब इसे एचडीएस जीआईसी क्लस्टर में शामिल किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल हमारे जिला मुख्यालय में या उसके आसपास के इलाके में ऐसे हैं जिनकी एक तरह की विरासत है, जो ऐतिहासिक विरासत के तौर पर जाने जाते हैं, जो ब्रिटिश टाइम से पहले या आज़ादी के से पहले वो खुले और उनकी एक शानदार इतिहास रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में। वहाँ से बहुत बेहतरीन लोग निकले जिन्हें फिलहाल पिथौरागढ़ शहर में 4 सरकारी इंटर कॉलेज हैं, लेकिन क्लस्टर बनने के बाद सिर्फ एक ही इंटर कॉलेज वजूद में रहेगा। कुछ ऐसा ही हाल दूर दराज के स्कूलों का भी होगा। ऐसे में तय है कि क्लस्टर स्कूल बनने से जहां कई खामियां दूर होंगी, वहीं कई स्कूल इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ऑपरेशन सिलक्यारा, केदारनाथ त्रासदी के साथ ही सांप और डॉग बाइट के केस में कैसे बचें, इससे पढ़ाया जाएगा। और एससीईआरटी ने 9वीं और साथ ही 10वीं की क्लास के लिए इसकी किताबें भी तैयार करवा ली हैं। और बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में इन पर सवाल भी पूछे जाएंगे और पिछले लंबे समय से इसे लेकर बातचीत भी चल रही थी और अब फाइनली 9वीं और 10वीं के छात्रों के सिलेबस में आपदा प्रबंधन को शामिल किया जा रहा है, जिसमें सिलक्यारा, केदारनाथ के साथ ही पिथौरागढ़ की मालपा और साथ ही रैणी आपदा का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। चाहे कुत्ती का काटने की जो आप बात कर रहे हैं, ये सब पाठों में हमारे समाहित है। जो आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, इन 3 जो बिंदु हैं और जो ये क्षेत्र हैं, इन पर हमने प्रत्येक आपदा को एक पाठ के रूप में समझाया है कि कोई भी आपदा आती तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। बच्चों में जागरूकता फैलाना बहुत बढ़िया हमारा बहुत प्रमुख उद्देश्य था। आपदा उत्तराखंड चूँकि एक पहाड़ी राज्य है,
भौगोलिक विषमता बहुत ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्र भी इसमें है। तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि बहुत सारी आपदाएं उत्तराखंड में समय समय पर आती रहती हैं। उन आपदाओं से बचने के लिए हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बहुत छोटी उम्र से हम तैयार करें कि ताकि वो आपदाओं से बच सके। उत्तराखंड जिसे ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, जहां से कई राज्यों को बिजली भी सप्लाई होती है, लेकिन विडंबना यह है कि खुद उत्तराखंड में बिजली की आंख मिचोली से हालात बिगड़ रहे हैं और उमस भरी गर्मियों और घंटों की बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश को बिजली देने वाला उत्तराखंड इन दिनों खुद बिजली संकट से जूझ रहा है। जिस राज्य की नदियां कई मेगावाट में बिजली बनाती हैं, वहां आज हर रोज घंटों बिजली की कटौती हो रही है। गर्मी और उमस से परेशान लोग अब गुस्से में हैं। आलम यह है कि अब सत्ताधारी पार्टी के पार्षद भी आंदोलन की राह पर हैं। जनता की समस्या सुनते सुनते पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर बिजली संकट दूर नहीं हुआ तो ऊर्जा निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। देखिए, अभी तक तो हमने एसडीओ साहब, डायरेक्टर, यहाँ के जेई सबसे अप्रोच कर लिया, लेकिन कोई भी मतलब जिसे कहते हैं ठोस इसका रिजल्ट नहीं निकला। अब हम लोग इकट्ठे होंगे सारे, और मैं ही नहीं और वार्डों को भी हम इकट्ठा करेंगे और यूपीसीएल में हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सर, कभी 5-5, 6 घंटे तक लाइट नहीं आती। मेरे पास दूध है, दही है, सब कुछ है, और 6 घंटे अगर लाइट नहीं आएगी तो मेरा दूध खराब हो जाएगा। एक कस्टमर बाय कस्टमर को दे भी दिया तो कस्टमर की शिकायतें बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस चक्कर में दिक्कत है लाइट की, तो बहुत स्टार्टिंग से ही दिक्कत लाइट की। हालांकि यूपीसीएल के पास इस संकट की अलग ही तस्वीर है। विभाग का दावा है कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। जो भी समस्या है वो सिर्फ तकनीकी फॉल्ट की वजह से है और कहीं भी रोस्टिंग नहीं की जा रही। आजकल बरसात के दिन है और हमारी लाइनें जो हैं कई जंगलों के रास्ते, जंगलों से जाती हैं और टहनियाँ वगैरह गिरने की वजह से थोड़ी ट्रिपिंग आती, तो उसका ब्रेकडाउन होता है, तो हमको उसे अटेंड करना भी टाइम पर होता है। यूईआरसी के हमारा एसओपी है कि हमें कितने मिनट में कितना काम करना है। इसी वजह से हमें थोड़ी देर शटडाउन लेना पड़ता है। लंबा शटडाउन नहीं होता है, जब इमरजेंसी काम के लिए हम शटडाउन ले रहे हैं। गर्मी के दिनों में बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति करना भारी पड़ जाता है। ऐसे में बिजली कटौती की शिकायत और यूपीसीएल ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी जा रही है। अब ये हाल राजधानी के हैं तो दूसरे जिलों का क्या हाल होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। सत्येंद्र बरथवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कॉर्बेट नेशनल पार्क यूं तो मॉनसून सीजन में पर्यटकों के लिए बंद हो जाता है, लेकिन अब यहाँ के कई जोन टूरिस्ट के लिए साल भर खुले रहते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट में। 15 नवंबर से 15 जून तक कॉर्बेट पूरी तरह से सैलानियों के लिए खुला रहता है। 15 जून के बाद के पर्यटकों के लिए बंद होने लगता है। यहाँ इस दिन के बाद नाइट स्टे की सुविधाएं भी बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब यहाँ के कई टूरिज्म जोन में साल भर सैलानी आ सकेंगे। यहाँ तक कि इससे लगे हुए डिवीजन में आप नाइट स्टे का भी मजा ले सकते हैं। इससे स्थानीय लोग रोजगार के लिए अच्छा कदम मान रहे हैं। पर्यटक यहाँ साल भर आने लगा है। बरसातों के मौसम में पहले ऑक्सीजन हो जाता था, अब यहाँ वैसा ऑक्सीजन अब कम होता है, तो लिहाजा सफारी जोन अगर सिक्योरिटी पर्यटकों की इंश्योर की जाए और मानसून के समय जो फोरकास्टिंग होती है उस पर ध्यान दिया जाए, उसके हिसाब से सफारी चलानी चाहिए और पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। कॉर्बेट के 3 जोन ढीला, झरना और गर्जिया यहाँ डे विजिट के लिए साल भर खुले रहेंगे। इसके साथ ही तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के पाटो और हाथीडगर जोन भी साल भर खुलेंगे। इसके साथ साथ अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन का मोहान जोन के भी साल भर खुले रहने की संभावना है। तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन सैलानियों के लिए साल भर नाइट स्टे के लिए खुला रहेगा। कोई ऐसी समस्या है नहीं कि रोड मेंटेनेंस करना है, इसलिए इस बार ये सोचा गया है कि हम पूरे साल भर खुले रहेंगे उसको। साथ ही साथ उसमें जो नाइट स्टे है उसके लिए भी हम लोग ओपन है कि साल भर खुला है, जो जिसको आना चाहेगा वो आएगा। डे विजिट के बाद नाइट स्टे के लिए मॉनसून सीजन में खोले रखने का फैसला इस बार तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन ने पहली बार लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटकों को इससे वन और वन्य जीवों को देखने का बेहतर अनुभव मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
आईएफएस धनंजय मोहन के वीआरएस लेने के बाद में 1990 बैच के आईएफएस अफसर समीर सिन्हा को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया चीफ बनाया गया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में मंगलवार को न्यूज 18 से बातचीत में समीर सिन्हा ने कहा कि समुदाय आधारित कंजर्वेशन उनकी प्राथमिकता रहेगा और इसके साथ ही रोजगार सृजन के लिए भी वन आधारित उद्योगों का विकास और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम करने की दिशा में काम करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। एक बड़ा ही एक वैज्ञानिक तरीके से इन घटनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। उसके आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे वो ड्रोन हो, अनाइडर हो, ट्रैंक्विलाइजिंग गन हो, सैटेलाइट कॉलर्स हो, जीपीएस बेस्ड कैमरे हो, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो आज की तारीख में उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में पति पत्नी और वो की सीरीज में ताज़ी कहानी जुड़ गई है। हरिद्वार जिले के पूर्व विधायक से महामंडलेश्वर बने आजकल दूसरी शादी करके चर्चा में आए हुए हैं सुरेश राठौर की कहानी, जहां पर सवाल उठा है कि यूसीसी लागू होने के बाद में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कैसे हो गई। अब बीजेपी ने नोटिस थमाया और राठौर ने अपने अंदाज में सफाई दी है। आपने फेरे फेरते हुए देखा क्या? वरमाला डालते हुए देखा क्या? सिंदूर लगाते हुए देखा क्या? कोई सर्टिफिकेट कहीं कोर्ट मैरिज किया क्या? मीडिया क्या करे? मैंने कहा वो जीत गई, मैंने कहा वो जीत गई, मैं हार गया। विराम लगाना था। मैं शादी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने विराम, मैं वो जीत गई, मैं हार गया। वो क्या जीत कर रही है? वो फिल्म अभिनेत्री हैं और जिस फिल्म की बात करती हैं, जो बाल वाले चित्र की बात करती हैं, मैंने वो क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। ये हैं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, जो मंगलवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे और फिर मीडिया से उलझ गए। नेताजी कुछ समय पहले महामंडलेश्वर भी बन गए थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करते थे। इस बीच स्ट्रगलिंग अभिनेत्री उर्मिला सनावर से इनकी दूसरी शादी की खबर आई तो बीजेपी नेता हैरानी में पड़ गए। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, ऐसे में पहली पत्नी के होते हुए दूसरी से शादी कानूनन जुर्म है। असहज हुई पार्टी ने विधायक को नोटिस थमाया, लेकिन इसके बाद आगे क्या हुआ ये साफ नहीं है। मुद्दे को विपक्षी कांग्रेस ने लपका तो बीजेपी ने बचाव में कांग्रेस पर ही सवाल दाग दिया। जो इनके कानून में है यूसीसी उत्तराखंड भाग 3, जिसमें विवाह और विवाह विच्छेद की बात की गई है, उसका खुला उल्लंघन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शादी की घोषणा सुरेश राठौर पूर्व विधायक ने की और उस पर कार्रवाई करने का चैलेंज मैंने मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को किया था। लेकिन आज पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक नोटिस भेजा है कि आप 7 दिन के अंदर जवाब दें। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी थी या विवाह झूठा था? तो जिस प्रकार से सुरेश राठौर जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना आचरण प्रस्तुत किया, उससे पार्टी को एक प्रकार से वो पार्टी के सिद्धांत को विपरीत था। इसलिए हमने उनको एक नोटिस जारी किया है, 7 दिन का जवाब मांगा है। दरअसल सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से शादी की जानकारी खुद सोशल मीडिया में डाली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व विधायक की नई पत्नी ने दावा किया कि उन्होंने 2022 में नेपाल में शादी कर ली थी, तब यूसीसी नहीं था। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे खोल दिया गया है और पिनोला के पास में हाईवे बंद था। सुबह पहाड़ी से मलबा आने से सड़क बंद हो गई थी, जिसकी वजह से यात्री फंस गए। प्रशासन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में हाईवे को खोला है। और चलिए देखते हैं पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी नौगांव में सिमलसारी मार्ग के प्रतिकर भुगतान की मांग को लेकर किसानों ने धरना दिया है और गांव के लोगों ने सड़क को बंद कर दिया। विकास नगर में ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सहसपुर में रेड ड्राइविंग करते हुए 2 गाड़ियों को सीज कर दिया गया।
हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशीले इंजेक्शन की खेप के साथ में युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। अल्मोड़ा में डीएम ने सिंचाई विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों की बैठक ली है और नालों के निर्माण में तेजी लाने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में विद्युत उपभोक्ता शिकायत मंच के शिविर में गेचवान गांव सब स्टेशन पर ताले देखे गए और जल्द ही सब स्टेशन शुरू करने की मांग की गई। हरिद्वार में कई सरकारी विभाग सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीडीओ ने मीटिंग में अधिकारियों को तेज काम करने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी के जंगल में इस सीजन में आग की घटनाओं में 85% से ज्यादा की कमी रही और इस साल आग की महज 8 घटनाएं हुई हैं। चंपावत के नए डीएम मनीष कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। डीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं आ रहे हैं और वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज और साथ ही कैची धाम भी जाएंगे। हरिद्वार में 1000 से ज्यादा लावारिस शवों की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी और बुधवार को जोधपुर की संस्था हिंदू सेवा मंडल अस्थियां विसर्जित करके उनके मोक्ष की कामना करेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।